चलिए हम देख रहे थे का कि प्रसव जो है, यह प्रसव की जो क्रिया होती है 3 स्टेजेज में कंप्लीट होती है। पहला जो स्टेज है वह है डिलेशन, दूसरा एक्सपल्सन और तीसरा प्लासेंटल। ठीक है, तो पार्चुरेशन की क्रिया जिसको चाइल्ड बर्थ, डिलीवरी, प्रसव, ठीक है, इन सभी नामों से जाना जाता है, ये 3 अवस्थाओं में संपन्न होती है। ठीक है, अब बताया जाता है बाबू कि डिलेशन जो है, बताया जाता है कि यह प्रसव का प्राथमिक स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ द पार्चुरेशन। ठीक है, प्रसव की क्रिया का जो पहला अवस्था है वह डिलेशन कहलाता है। और डिलेशन की क्रिया में क्या होता है, तो बताया जाता है कि इसमें लगभग 8 से 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, फर्स्ट स्टेज जो होता है इसमें लगभग 8 से 10 घंटे का, ठीक है, 8 से 10 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसमें इतने देर का समय लगता है। ठीक है, प्रसव की क्रिया ऐसा नहीं कि तुरंत दर्द स्टार्ट हो और तुरंत प्रसव की क्रिया हो जाती है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या है, चूँकि हमने बताया कि यह हार्मोनल क्रिया है, हार्मोन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। तो जब ऑक्सीटोसिन स्रावित होने लगता है पीयूष ग्रंथि द्वारा, तो ऑक्सीटोसिन के स्रावित होने से धीरे धीरे मीठा मीठा दर्द उत्पन्न होता है। और मीठा मीठा दर्द जब उत्पन्न होता है अर्थात धीरे धीरे पेन जब स्टार्ट होता है, तो वह स्टार्टिंग का समय हो जाता है 8 से 10 घंटे तक का दर्द रह जाता है। ठीक है, तो बताया जाता है कि डिलेशन जो है इसमें 8 से 10 घंटे का समय लगता है, जो प्रसव की प्रारंभिक अवस्था है। अब इस अवस्था के दौरान बताया जाता है कि जो गर्भाशय की ग्रीवा होती है, ठीक है, यानी यूटेरस का जो सर्विक्स होता है वह लगभग 4 से 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। ठीक है, 4 से 10 सेंटीमीटर तक फैल जाता है। ठीक है, तो इसमें यूटेरस का जो सर्विक्स होता है वह ओपन होता है। ठीक है, यूटेरस का सर्विक्स क्या होता है, ओपन होता है। किस स्टेज के दौरान, तो डिलेशन के स्टेज के दौरान। और इसी स्टेज के दौरान बच्चा धीरे धीरे मूव करने लगता है, बच्चा धीरे धीरे घूमने लगता है, वह सीधा होने लगता है अर्थात उसका सिर जो होता है आगे हो जाता है सर्विक्स के तरफ, और पैर जो होता है फंडस के तरफ हो जाता है। ठीक है, अर्थात बच्चा सीधा होने लगता है। जब बच्चा सीधा होने लगता है तो उस स्थिति में जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन का मतलब कि भ्रूण के चारों ओर की जो सुरक्षित झिल्ली होती है, जिसमें एमनियोन, कोरियोन, एलेंटोइस, यॉक सैक, ये सभी जो झिल्लियाँ होती है वो फट जाती है। ठीक है, और जब वो झिल्लियाँ फटती है तो उस स्थिति में यूटेरस के सर्विक्स के माध्यम से एमनियोटिक फ्लूइड बाहर आने लगता है, जिसके वजह से सर्वाइकल कैनाल जो होता है वो धीरे धीरे क्या होता है, तो कहेंगे कि फ्लेक्सिबल हो जाता है या गीला हो जाता है, ताकि बच्चा जो है आसानी से फिसल कर बाहर आ सके। ठीक है, तो ये हो गया डिलेशन। दूसरा है एक्सपल्सन। ठीक है, इस एक्सपल्सन के बारे में बताया जाता है कि यह जो है एक्सपल्सन जो है प्रसव की दूसरी अवस्था है, जिसमें कम से कम 45 मिनट का समय लगता है। ठीक है, 45 मिनट का समय लगता है इसमें। अब इस स्टेज के दौरान क्या होता है, तो ये पीयूष ग्रंथि द्वारा ये जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये अपने पीक पर होता है। ठीक है, इस एक्सपल्सन के दौरान पीयूष ग्रंथि द्वारा जो ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है वो काफ़ी उच्च स्तर पर होता है, और उच्च स्तर पर होने की वजह से इसी स्टेज में 45 मिनट के स्टेज में लेबर पेन उत्पन्न होता है, जिसमें हमने बताया कि 20 हड्डियों के टूटने के बराबर दर्द का अनुभव होता है, उसको लेबर पेन कहते हैं, लेबर पेन। ठीक है, प्रसव पीड़ा। तो इस 45 मिनट के समय में क्या होता है, तो जब यह ऑक्सीटोसिन अपने पीक पर पहुंचता है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो गर्भाशय की दीवार में तीव्र गति से संकुचनशीलता की क्रिया होने लगती है। ठीक है, गर्भाशय की दीवार जोर जोर से सिकुड़ने लगता है, साथ ही साथ जो एब्डोमिनल रीजन होता है अर्थात तो उदर वाला जो भाग होता है वो भी संकुचित होने लगता है, जिससे क्या होता है, तो गर्भाशय के अंदर जो शिशु होता है, गर्भाशय जो कि फिगर बनाकर समझाया गया होगा आप लोग को, 3rd चैप्टर में समझाया भी गया था। अब ये जो गर्भाशय के अंदर जो बच्चा होता है, जब इसके दीवार पर संकुचनशीलता की क्रिया होने लगती है, यह जोर जोर से सिकुड़ने लगेगा, तो जाहिर सी बात है कि ये जो होगा सर्वाइकल कैनाल के द्वारा बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। ठीक है, बॉडी से बाहर ये रिलीज हो जाता है। अब देखिए तीसरा है प्लासेंटल स्टेज। ठीक है, तो प्लासेंटल स्टेज क्या है, तो प्लासेंटल स्टेज के बारे में कहा जाता है कि यह प्रसव की सबसे अंतिम अवस्था है। ठीक है, जिसमें शिशु के जन्म के बाद, ठीक है, अब जब बच्चा जो है इससे बाहर आ जाता है तो
आपको हम बताए थे कि एक कनेक्शन होता है बच्चे और गर्भाशय की दीवार के बीच, ठीक है। तो बच्चा जब ये बाहर आता है तो उस स्थिति में इस प्लासेंटा को क्या किया जाता है, तो दो जगहों पर बांध दिया जाता है। पहले क्या किया जाता था, गांठ लगाया जाता था, ठीक है। मैंने पहले जब प्रसव की क्रिया कराई जाती थी तो लोग कहते थे कि नार काटना है, ठीक है। तो नार काटने वाली स्थिति में क्या किया जाता था, तो दो जगह पर गांठ लगाया जाता था और गांठ लगाने के बाद एक कहेंगे कि साफ़ सुथरे ब्लेड से या किसी कहेंगे कि किसी भी सर्जिकल उपकरण अगर हो डॉक्टर के पास, पहले तो डॉक्टर के पास तो प्रसव की क्रिया होती नहीं थी, पहले घर पे ही दाई के द्वारा संपन्न कराया जाता था। तो दाई तो जो थे वो तो अनपढ़ है, अब उसके पास जानकारी रहेगा तब ना कि किस प्रकार का इन्फेक्शन एक फीमेल को हो सकता है। तो उस स्थिति में इन्फेक्शन ज़्यादा हुआ करता था जब किसी भी प्रकार के हथियार का उपयोग कर लिया जाता था अम्बिलिकल कॉर्ड, जिसको नाल कहा जाता है, उसको काटने के लिए, ठीक है। लेकिन आज के कंडीशन में सुरक्षित हाइजेनिक प्रोसेस अपनाया जाता है। साफ़ सुथरा ब्लेड, सर्जिकल ब्लेड या कहेंगे कि पहले से निजर्मीकृत या स्टेराइल ब्लेड का इस्तेमाल किया जाता है अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के लिए, ठीक है। तो इस प्लासेंटल स्टेज में क्या होता है बाबू कि प्रसव के बाद इस प्लासेंटा को दो जगहों पर बांधकर अब बीच से काट दिया जाता है, जिसको प्लासेंटल स्टेज कहते हैं। अब इस स्टेज में एक और प्रोसेस होता है, बताया जाता है कि प्रसव के लगभग आधे घंटे के बाद ये जो यूटेरस होता है रिलैक्स होने लगता है, ठीक है। रिलैक्स होने लगता है अर्थात अपने प्रारंभिक स्थिति में जाने का प्रयास करने लगता है, ठीक है। तो जब प्रारंभिक स्थिति में जाने का प्रयास करने लगता है तो ये तो यूटेरस से बाहर आ गया है बेबी, लेकिन ये जो प्लासेंटा है ये तो अटैच है ना यूटेरस की दीवार से। तो यूटेरस के दीवार से जो प्लासेंटा अटैच रहता है उस स्थिति में क्या होता है, तो प्लासेंटल स्टेज में जब यह यूटेरस रिलैक्स होता है तो रिलैक्स होने के दौरान यहाँ से ये दीवार से जुड़ा हुआ प्लासेंटा जो है खुलने लगता है, ठीक है। और फिर ये ब्लड क्लॉट के साथ फीमेल के बॉडी से बाहर रिलीज हो जाता है। तो ये होता है प्लासेंटल स्टेज। फिर बताया जाता है कि प्रसव के लगभग 28 दिनों के बाद यूटेरस जो है अपने पुनः प्रारंभिक स्थिति में आ जाता है। तो हमने ये देखा कि प्रसव, ठीक है, क्या होता है, प्रसव की क्रिया को कौन सा हार्मोन प्रेरित करता है, प्रसव की क्रिया कितने अवस्थाओं में संपन्न होती है। अब ऐसे ही अगर वीडियो को आप लोगों को देखना हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़्यादा करें, ठीक है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि इस पार्चुरेशन के बाद फीमेल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में और कौन कौन से मेकानिज़म होते हैं, ठीक है, और कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। अगर इसे आप लोग PDF के माध्यम से प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर चले जाएं, बायोलॉजी बाय रुपेश सर। वहाँ से आप जाकर इस पूरे ह्यूमन रिप्रोडक्शन का जो PDF होगा, इंग्लिश से हिंदी दोनों माध्यम में मिलेगा आपको, बाइलिंगुअल मिलेगा, ठीक है। बाइलिंगुअल माने दोनों, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स करके मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ से आप बायोलॉजी बाय रुपेश सर टेलीग्राम चैनल पर जाने के बाद वहाँ पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपको ये अवेलेबल हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे प्रसव के बाद कौन कौन सी क्रिया होती है। तो एक होता है लैक्टेशन, ठीक है, जिसको हिंदी में दुग्ध स्राव, बात करो, देखिए हेलो, तो इस टॉपिक के अंतर्गत लैक्टेशन, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोग ये देखेंगे कि लैक्टेशन की क्रिया क्या होती है, अर्थात मिल्क का सिक्रेशन कैसे होता है, ठीक है। तो याद कीजिए कभी हम पढ़ाए थे मेमरी ग्लैंड, अगर याद नहीं हो मेमरी ग्लैंड के बारे में या मेमरी ग्लैंड को समझना चाहते हैं तो बायोलॉजी बाय रुपेश सर सर्च कीजिए यूट्यूब पर और उसमें लिखिएगा मेमरी ग्लैंड, तुरंत आ जाएगा वीडियो। थोड़ा सा मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब कम समय में खूब बढ़िया ढंग से इसको डिस्कस किया गया है मेमरी ग्लैंड के बारे में। तो प्रसव के बाद मिल्क का स्राव जब होता है तो उससे हम लोग लैक्टेशन कहते हैं, ठीक है। अब लैक्टेशन के बारे में बताया जाता है कि प्रेगनेंसी के पीरियड के दौरान, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जब फीमेल में प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्राव के साथ साथ क्या होता है, तो मेमरी ग्लैंड में डेवलपमेंट होता है
और उसमें मिल्क जो ग्लैंड होते हैं, मिल्क ग्लैंड या मिल्क सैक जो होते हैं, वे क्या होते हैं, डेवलप करते हैं और उसमें मिल्क का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो मिल्क का फॉर्मेशन अलग चीज़ है और मिल्क का सिक्रेशन अलग चीज़ है। ठीक है, तो बताया जाता है कि पार्चुरेशन के लगभग आधे घंटे बाद फीमेल के मैमरी ग्लैंड से मिल्क के स्रावित होने की क्रिया को, ठीक है, मिल्क के स्रावित होने की क्रिया को, जैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो मैमरी ग्लैंड है, मैमरी ग्लैंड, ठीक है, इस मैमरी ग्लैंड से स्तन ग्रंथि से जब मिल्क स्रावित होने लगता है, ठीक है, मिल्क सीक्रेट होने लगता है, सीक्रेट होने लगता है, तो उसी क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, तो लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, तो लैक्टेशन के बारे में हमने क्या बताया कि पार्चुरेशन के लगभग आधे घंटे बाद प्रसव के बाद फीमेल के मैमरी ग्लैंड से मिल्क के स्रावित होने की क्रिया को, ठीक है, मिल्क के स्रावित होने की क्रिया को क्या कहते हैं बाबू, तो लैक्टेशन कहते हैं। ठीक है, अब लैक्टेशन के दौरान क्या होता है, तो फीमेल के मैमरी ग्लैंड से एक गाढ़ा पीला दूध स्रावित होता है। ठीक है, लैक्टेशन के प्रारंभ में फीमेल के मैमरी ग्लैंड से एक डार्क, कहेंगे कि डेंस लिक्विड मटेरियल, अर्थात एक काफ़ी गाढ़ा तरल पदार्थ जिसको जो हल्के पीले रंग का होता है वो स्रावित होता है, जिसे हम लोग कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रम, ये हो गया। अब ये जो कोलेस्ट्रम होता है, ये बताया जाता है कि यह नवजात शिशु के लिए अति आवश्यक होता है। ठीक है, कोलेस्ट्रम नवजात शिशु के लिए अति आवश्यक होता है। रीजन क्या है, क्योंकि इस कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन जिसको शॉर्ट में आईजी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आईजी इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन कहा जाता है। और यह इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो होता है इन्फेंट बेबी के लिए, अर्थात नवजात शिशु के लिए अत्यंत आवश्यक होता है। रीजन क्या है कि यह जो है नवजात शिशु को इन्फेंट बेबी, ठीक है, इन्फेंट बेबी, नवजात शिशु, अब इस नवजात शिशु को यह इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन अनेक प्रकार के इन्फेक्शन से बचाता है, अनेक प्रकार के हानिकारक रोगों के संक्रमण से बचाता है। इसलिए कोलेस्ट्रम के बारे में बताया जाता है कि यह नवजात शिशु के लिए आवश्यक होता है। क्वेश्चन भी आ जाता है 2 नंबर के लिए कि कोलेस्ट्रम क्या होता है, किसे कहते हैं, तो कहेंगे कि लैक्टेशन के दौरान मैमरी ग्लैंड से फर्स्ट टाइम एक गाढ़े पीले रंग का दूध स्रावित होता है, जिसे कोलेस्ट्रम कहते हैं। और इस कोलेस्ट्रम में इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन होता है और यह इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन इन्फेंट बेबी को इन्फेक्शन से रोकने का, इन्फेक्शन से बचाने का कार्य करता है। इसलिए बताया जाता है कि कोलेस्ट्रम जो है नवजात शिशु का, इन्फेंट बेबी का पहला आहार होता है, जिसे ज़रूर उपलब्ध कराना चाहिए, ज़रूर देना चाहिए। अब इस लैक्टेशन के बाद हम लोग को पढ़ना है ट्विंस। ठीक है, ट्विंस किसे कहते हैं, चलिए ये भी देख लें। ट्विंस हमने बताया ना कि अगर इसे आप लोग पीडीएफ में प्राप्त करना चाहते हैं तो बायोलॉजी बाई रुपेश सर टेलीग्राम के चैनल पर जाएं और वहां से जाकर इसे क्लिक करके प्राप्त करें। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे ट्विंस। ट्विंस जिसे यमज या जुड़वा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जुड़वा किसे कहते हैं, यमज किसे कहते हैं, तो यहाँ पे आज हम लोग ये देखेंगे कि ट्विंस किसे कहते हैं, यह कैसे उत्पन्न होता है, ट्विंस की उत्पत्ति का रीजन देखेंगे हम लोग। ठीक है, अब बाबू ट्विंस किसे कहते हैं, तो बताया जाता है कि यदि किसी फीमेल के गर्भाशय में 2 एम्ब्रियो एक साथ विकसित हो रहे हों और दोनों एम्ब्रियो का जन्म जो है थोड़े समय के अंतराल पर होता है, तो उसे क्या कहते हैं, ट्विंस कहते हैं। ठीक है, यमज कहते हैं। अब ये जो यमज होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक होता है आइडेंटिकल ट्विंस। ये जो आइडेंटिकल ट्विंस होगा ये अभिन्न यमज, हिंदी में इसको अभिन्न यमज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार का अंतर नहीं दिखाई देता है। ठीक है, इसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस के नाम से भी जाना जाता है। इसको हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस किसे कहते हैं, तो जब यमज की उत्पत्ति, कहेंगे कि ट्विंस की उत्पत्ति एक ही जाइगोट से, जैसे यहाँ पे देखिए हमने इसके पिछले
वीडियो में बताया था कि फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जैसे जब फर्टिलाइजेशन होता है तो जाइगोट बनता है, ठीक है। अब ये जो जाइगोट होता है, जब ये जाइगोट में विभाजन की क्रिया हुई, क्लीवेज की क्रिया हुई, और यहीं से क्लीवेज जो है, क्लीवेज के बाद 2 ब्लास्टोमियर का निर्माण हो जाए, अलग अलग ब्लास्टोमियर निर्मित हो जाए, तो ये अलग अलग ट्विंस के रूप में विकसित होने लगेंगे, अलग अलग बच्चे के रूप में विकसित हो जाएंगे। अब इस तरीके से जो ट्विंस उत्पन्न होगा उसको हम लोग मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यानी जब ट्विंस की उत्पत्ति एक जाइगोट से होती है, ठीक है, स्पष्ट जानिए, जब ट्विंस की उत्पत्ति सिंगल जाइगोट से होती है तो उसको मोनोजाइगोटिक ट्विंस कहते हैं। और मोनोजाइगोटिक ट्विंस हमेशा एक ही लिंग वाले होंगे, ठीक है, दोनों मेल होंगे, मेल चाइल्ड होंगे, नहीं तो दोनों फीमेल होंगी, ठीक है। ये होता है मोनोजाइगोटिक ट्विंस। दूसरा जो ट्विंस होता है इसको डाईजाइगोटिक ट्विंस, डाईजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है, डाईजाइगोटिक ट्विंस, या इसी को हम लोग फ्रैटर्नल ट्विंस कहते हैं, ठीक है। तो फ्रैटर्नल ट्विंस या डाईजाइगोटिक ट्विंस क्या होता है, हमने बताया था कि नॉर्मली एक फीमेल के अंडाशय से एक ही ओवम जो है वह रिलीज होता है, हर मंथ एक ही ओवम क्या होता है, रिलीज होता है। कभी कभी क्या होता है कि बाई चांस हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से फीमेल का ओवरी कंफ्यूज हो जाता है, जिसके वजह से दोनों ओवरी के द्वारा 2 ओवम ओवुलेट कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो जब 2 ओवम ओवुलेट कर दिए जाते हैं तो उस स्थिति में दोनों ओवम फर्टिलाइज कर जाता है, 2 ओवम निषेचित हो गया। अब दोनों ओवम जब निषेचित हो जाएगा तो उस स्थिति में जाहिर सी बात है कि कई गो जाइगोट बनेगा, तो 2 जाइगोट बनेगा। अब इस तरीके से जो जाइगोट डेवलप करेगा वो क्या होगा, तो डाईजाइगोटिक ट्विंस होंगे, जिनमें बहुत सारे अंतर पाए जाएंगे, ठीक है, एक जैसे नहीं होंगे। लेकिन ये जो मोनोजाइगोटिक होगा एक दूसरे का कार्बन कॉपी होगा, यहाँ तक कि उनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी एक जैसा होगा मोनोजाइगोटिक ट्विंस की। डाईजाइगोटिक ट्विंस जो होगा ये डिफरेंट होगा एक दूसरे से। इसमें क्या होगा, तो इसमें बहुत सारे चांसेस बन जाते हैं। इसमें क्या हो सकता है, तो एक मेल, ठीक है, एवं एक फीमेल हो सकती है, या कभी ऐसा भी हो सकता है कि दोनों मेल और नहीं तो दोनों फीमेल हो सकती है, इसमें गड़बड़ चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया चैप्टर की एंडिंग। तो आज हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पूरे सेशन को ख़त्म किए। अब अगर बात की जाए इस चैनल के बारे में, तो ये चैनल जो है आपको एनसीईआरटी पूरा कवर करके देगा, ठीक है। एनसीईआरटी का जो सिलेबस है क्लास 12th का, चाहे वो किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए हम यहाँ पे बता दें कि एनसीईआरटी टोटल कवर किया जाएगा। आज हमने क्लास 12th का एक चैप्टर डील किया, अंत तक पहुँचाए इसको, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। अब इसका जो अगला चैप्टर होगा, अगला सेशन जो होगा वो स्टार्ट होगा रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर, ठीक है। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ को लेकर तैयार रहिए, अब आने वाले वीडियो में उसको देखेंगे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट भी करें। जय हिंद।